नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। तो आज हम बीएनएस के इसी बहुत ज़रूरी चैप्टर 3 यानी जनरल एक्सेप्शंस को समझना शुरू कर रहे हैं। वैसे तो ये अध्याय धारा 14 से 44 तक फैला हुआ है, लेकिन इस विश्लेषण में हम इसके पहले हिस्से यानी धारा 14 से 24 पर ही फोकस करेंगे। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जनरल एक्सेप्शंस आखिर हैं क्या भला। फिर हम देखेंगे कि कैसे कानूनी ड्यूटी करने वालों को धारा 14 से 16 तक सुरक्षा मिलती है। इसके बाद हम अनजाने में हुई भूल, दुर्घटना और मजबूरी से जुड़ी धाराओं यानी सेक्शंस 17 से 19 को जानेंगे। और आखिर में हम बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से जुड़ी धाराओं 20 से 23 को समझेंगे। और हाँ, एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन समरी भी है, तो बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शंस। ये वो हालात हैं, वो परिस्थितियां हैं जहां कानून किसी काम से ज्यादा उस काम को करने वाले के इरादे को तवज्जो देता है। आप इसे एक सुरक्षा कवच की तरह समझ सकते हैं, एक लीगल शील्ड। ये उन लोगों को बचाता है जिन्होंने कोई काम बिना किसी गलत इरादे यानी क्रिमिनल इंटेंशन के किया हो। देखिए, कानून में एक बहुत जरूरी सिद्धांत है, मेंस रिया, जिसका मतलब होता है दोषी मन। मतलब सिर्फ कोई काम कर देना ही अपराध नहीं है, जब तक कि उस काम को करने का इरादा भी गलत ना हो। और इन्हीं एक्सेप्शंस में कानून ये मान लेता है कि व्यक्ति का मन दोषी नहीं था, इसलिए उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले किस तरह के कामों को ये सुरक्षा मिलती है? वो काम जो किसी कानूनी कर्तव्य या न्यायिक आदेश के तहत किए जाते हैं। चलिए धारा 14, 15 और 16 को समझते हैं, जो इसी बारे में बात करती हैं। सबसे पहले है धारा 14। ये धारा उन लोगों को बचाती है जो या तो कानून का पालन करने के लिए मजबूर हैं या फिर किसी गलतफहमी की वजह से ये मानते हैं कि वो कानून का ही पालन कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए, इस धारा के दो हिस्से हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति सच में कानून से बंधा हो, जैसे एक सैनिक जिसे अपने अफसर से भीड़ पर गोली चलाने का आदेश मिला हो। और दूसरा, जब व्यक्ति तथ्य की भूल यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ऐसा मान रहा हो। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भूल तथ्य की होनी चाहिए, कानून की नहीं। मतलब अगर कोई कहे कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट तोड़ना जुर्म है, तो ये कोई बहाना नहीं है, ये कानून की भूल है। लेकिन अगर तथ्य ही गलत पता हो तो बचाव मिल सकता है, बशर्ते काम सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में किया गया हो, मतलब पूरी सावधानी बरतते हुए। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि एक पुलिस अफसर को कोर्ट से ऑर्डर मिलता है कि वाई नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करो। वो पूरी जांच पड़ताल करता है और जेड को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उसे पूरी ईमानदारी से लगता है कि जेड ही वाई है। तो यहाँ अफसर ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने अपना काम कानूनी आदेश के तहत किया और उससे जो गलती हुई वो तथ्य की भूल थी, इरादे की नहीं। अब आती है धारा 15। ये जजों को सुरक्षा देती है। जरा सोचिए, अगर जजों को अपने दिए गए फैसलों के लिए कानूनी कार्रवाई का डर सताने लगे, तो क्या वो बिना डरे और निष्पक्ष होकर काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये धारा हमारी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। तो इस सुरक्षा के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहला, कि काम किसी जज ने किया हो। दूसरा, वो अपनी न्यायिक ड्यूटी निभा रहे हों, मतलब कुर्सी पर बैठकर फैसला सुना रहे हों। और तीसरा, वो काम उनकी शक्तियों के दायरे में हो या फिर उन्हें पूरी ईमानदारी से ऐसा लगता हो कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अब है धारा 16। ये धारा सिर्फ जजों को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी सुरक्षा देती है जो उनके आदेशों का पालन करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोर्ट के आदेश को लागू करने वालों पर ही केस होने लगेगा तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? इसका सबसे सीधा और स्पष्ट उदाहरण है एक जल्लाद का काम। जब एक जल्लाद किसी दोषी को फांसी देता है तो वो हत्या नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय के आदेश का पालन कर रहा है। जब तक कोर्ट का वो आदेश लागू है, तब तक उस आदेश को मानने वाले व्यक्ति का काम कोई अपराध नहीं माना जाएगा। चलिए अब उन स्थितियों को देखते हैं जहां कोई आपराधिक इरादा तो था नहीं, लेकिन काम या तो अनजाने में हो गया या फिर किसी बड़ी मजबूरी में करना पड़ा। यहाँ धारा 17, 18 और 19 हमें इसे समझने में मदद करेंगी। अब है धारा 17। सोचिए क्या होता है जब आप किसी गलतफहमी की वजह से कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जो आपको लगता है कि कानूनी रूप से बिल्कुल सही है। ये धारा ठीक उसी स्थिति के बारे में है।
मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति देखता है कि बी सी पर हमला कर रहा है। अब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ए सी को बचाने के लिए बी को पकड़ लेता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि बी तो एक पुलिस ऑफिसर था जो सी को कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर रहा था। यहाँ ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उससे तथ्य की भूल हुई और उसने पूरी नेक नियत से वही किया जो उसे उस समय सही लगा। आगे बढ़ते हैं धारा 18 पर, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुए कामों के बारे में है। अच्छा, किसी भी काम को कानूनी तौर पर दुर्घटना मानने के लिए इन सभी शर्तों का पूरा होना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। पहला, काम का बिना किसी आपराधिक इरादे के होना। दूसरा, वो काम अपने आप में कानूनी काम होना चाहिए जिसे कानूनी तरीके और कानूनी साधनों से किया जा रहा हो। और सबसे जरूरी, काम करते समय पूरी सावधानी और सतर्कता बरती गई हो। याद रखिए, अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो ये बचाव नहीं मिलेगा। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है, ए कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। अचानक कुल्हाड़ी का जो लोहे का हिस्सा है वो निकलकर पास खड़े एक व्यक्ति को लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ अगर ए ने पूरी सावधानी बरती थी, जैसे कि कुल्हाड़ी को ठीक से चेक किया था, तो ये एक क्षमा करने योग्य दुर्घटना है और कोई अपराध नहीं है। अब आते हैं धारा 19 पर, जो एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पर आधारित है, आवश्यकता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपके पास दो बुरे विकल्प हों तो आप वो चुन सकते हैं जिससे कम नुकसान हो, यानी एक बड़ी हानि को रोकने के लिए एक छोटी हानि कर देना। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। काम बिना किसी आपराधिक इरादे के और नेक नियति से किया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी घर में आग लगी है और अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आपको पड़ोसी के घर की दीवार तोड़नी पड़ती है। यहाँ आपका मकसद लोगों की जान बचाना है, जो कि एक बड़ी हानि है, और उसे रोकने के लिए दीवार तोड़ना, जो एक छोटी तक हमने उन हालातों की बात की जहाँ कोई काम अपराध नहीं माना जाता। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें कानून अपराध करने के काबिल ही नहीं मानता। इन्हें अक्षम या इनकेपेबल कहा जाता है। इसमें दो तरह के लोग आते हैं, एक तो बच्चे और दूसरे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति। धारा 20 तो बिल्कुल सीधी और साफ है। ये कहती है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं है। बस यहाँ बच्चे को पूरी तरह से छूट मिली हुई है, जिसे हम एब्सोल्यूट इम्यूनिटी भी कहते हैं। कानून में इस सिद्धांत को डॉली इनकेपैक्स कहते हैं। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है अपराध करने में अक्षम। इसके पीछे की सोच ये है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे में सही गलत को समझने की समझ नहीं होती, इसलिए वो मेंस रिया यानी आपराधिक इरादा बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो 7 साल से कम के बच्चे को तो पूरी छूट है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो 7 से 12 साल के बीच के हैं? इसके लिए है धारा 21। यहाँ कानून पूरी छूट नहीं देता, बल्कि एक क्वालिफाइड इम्यूनिटी देता है। मतलब ये छूट कुछ शर्तों पर निर्भर करती है। तो कोर्ट ये कैसे तय करती है? इसका टेस्ट ये है कि क्या उस बच्चे में इतनी समझ थी कि वो जान सके कि जो वो कर रहा है उसका मतलब क्या है और उसका नतीजा क्या होगा। अगर ये साबित हो जाता है कि बच्चे में इतनी समझ नहीं थी, तो उसे धारा 21 का बचाव मिल जाता है। सारा का सारा खेल बच्चे की समझ के लेवल का है। बच्चों की ही तरह कानून ये भी मानता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी अपराध करने में अक्षम हो सकता है। इस बचाव को विकृतचित्तता या इंसैनिटी कहते हैं और ये धारा 22 में दिया गया है। इसका आधार ये है कि व्यक्ति अपनी मानसिक हालत की वजह से अपने काम को समझ ही नहीं पा रहा था। इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये शर्तें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। बचाव के लिए ये साबित करना होगा कि अपराध करते समय, मैं दोहरा रहा हूँ, अपराध करते समय व्यक्ति अपनी मानसिक बीमारी के कारण ये समझने में पूरी तरह से नाकाम था कि वो क्या कर रहा है या जो कर रहा है वो गलत है या कानून के खिलाफ है। उसकी बाद की या पहले की मानसिक स्थिति मायने नहीं रखती, केवल अपराध के समय की हालत ही देखी जाती है। हमारे आज के विश्लेषण का आखिरी ग्रुप नशे यानी इंटॉक्सिकेशन से जुड़ा है। कानून नशे की हालत में किए गए अपराधों को आखिर देखता कैसे है? इसके लिए बीएनएस में 2 धाराएं हैं, धारा 23 और 24। इस कंपैरिजन स्लाइड से ये मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए, धारा 23 तब लागू होती है जब किसी को उसकी मर्जी के बिना या धोखे से कोई नशीली चीज दी गई हो। अगर उस नशे की वजह से वो ये समझने में नाकाम हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, तो ये एक पूरा बचाव है।
लेकिन धारा 24 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से नशा करता है और फिर कोई अपराध कर बैठता है तो उसे कोई बचाव नहीं मिलेगा। कानून ये मानकर चलेगा कि उसे वो सब कुछ पता था जो एक होश में रहने वाले व्यक्ति को पता होता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परीक्षा के नजरिए से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, इन पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लेते हैं। सबसे पहले धारा 14 कानून से बंधे व्यक्ति का कार्य, धारा 15 जज का न्यायिक कार्य, धारा 16 कोर्ट के आदेश का पालन, धारा 17 तथ्य की भूल से न्याय संगत माना गया कार्य, धारा 18 पूरी सावधानी से काम करते हुए हुई दुर्घटना, धारा 19 ये है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, सिंपल सा फंडा, बड़ा नुकसान रोकने के लिए छोटा नुकसान करना। फिर है धारा 20 7 साल से कम का बच्चा जिसे डॉली इनकेपैक्स कहते हैं, इसे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली है। धारा 21 7 से 12 साल का बच्चा, इसे बचाव तभी मिलेगा जब ये साबित हो कि उसमें समझ की कमी थी। फिर धारा 22 मानसिक अस्वस्थता, बचाव तभी मिलेगा जब अपराध करते समय व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक ना हो। और आखिर में धारा 23 और 24 अगर नशा जबरदस्ती कराया गया हो तो बचाव है, अगर अपनी मर्जी से किया हो तो कोई बचाव नहीं है। तो दोस्तों, ये था बीएनएस अध्याय 3 का पहला भाग, यानी धारा 14 से 24 तक। ये न्याय संहिता के अध्याय 3 यानी सामान्य अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस की हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इसके दूसरे भाग को समझेंगे, धारा 25। ये धारा एक बहुत ही बेसिक और कह सकते हैं कि कॉमन सेंस वाली बात करती है। ये कहती है कि अगर कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें किसी की जान लेने या कोई गंभीर चोट पहुंचाने का इरादा बिल्कुल न हो और वो काम 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति की सहमति से किया जाए, तो उससे होने वाला कोई भी नुकसान अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, इस नियम को लागू करने के लिए कानून ने कुछ बहुत जरूरी शर्तें भी रखी हैं। पहली शर्त कि जो सहमति दे रहा है वो वयस्क हो, मतलब 18 साल से ऊपर। दूसरी, उसकी सहमति बिल्कुल स्वतंत्र हो, मतलब बिना किसी डर, दबाव या धोखे के दी गई हो। और सबसे जरूरी शर्त कि काम करने वाले का इरादा किसी की जान लेने या उसे गंभीर चोट पहुंचाने का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको एक बड़े ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों आपस में एक फ्रेंडली कुश्ती मैच खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। अब खेल खेल में रमेश को एक मामूली सी चोट लग जाती है। तो क्या यहाँ सुरेश अपराधी है? नहीं, उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि रमेश ने इस खेल में लगने वाली संभावित चोट के लिए पहले ही अपनी सहमति दी थी और सुरेश का इरादा भी उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। अच्छा, अब आते हैं धारा 26 पर। ये सहमति के सिद्धांत को एक लेवल और ऊपर ले जाती है। ये कहती है कि अगर कोई काम किसी व्यक्ति के फायदे के लिए अच्छी नीयत से यानी सद्भावनापूर्वक और उसकी सहमति से किया जाता है तो वो काम अपराध नहीं है, भले ही उस काम को करने में कोई जोखिम ही क्यों ना हो। यहाँ पर सद्भावना और लाभ, ये 2 शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस बचाव के लिए 4 चीजें पूरी होनी चाहिए। काम अच्छी नीयत से हो, काम का मकसद सामने वाले को फायदा पहुंचाना हो, उसने इसके लिए अपनी सहमति दी हो और काम करने वाले का इरादा जान लेने का तो कतई ना हो। कानून सद्भावना पर इतना जोर इसलिए देता है ताकि कोई इस धारा का गलत इस्तेमाल न कर सके। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको डॉक्टर्स के केस में मिलेगा। मान लीजिए एक सर्जन है जो मरीज जेड की सहमति लेकर एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन कर रहा है। सर्जन का इरादा बिल्कुल साफ है, जेड की जान बचाना। लेकिन मान लीजिए पूरी कोशिशों के बावजूद ऑपरेशन के दौरान जेड की जान चली जाती है, तो क्या होगा? यहां सर्जन ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने ये काम सद्भावनापूर्वक मरीज के फायदे के लिए और उसकी सहमति से किया था। अच्छा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि इंसान खुद सहमति दे रहा है, पर तब क्या होगा जब कोई सहमति देने की हालत में ही न हो, जैसे कोई छोटा बच्चा या कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति? इसका जवाब हमें मिलता है धारा 27 में। ये कहती है कि ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए उसके कानूनी संरक्षक यानी गार्डियन की सहमति से किया गया काम अपराध नहीं है। पर यहाँ कानून कुछ बहुत ही सख्त सीमाएं भी लगाता है। ये अपवाद सिर्फ 12 साल से कम उम्र के बच्चे या विकृत चित्त व्यक्ति पर ही लागू होता है। काम उनके फायदे के लिए और उनके गार्जियन की सहमति से होना चाहिए। पर एक बात गांठ बांध लीजिए, ये बचाव तब बिल्कुल नहीं मिलेगा जब जानबूझकर किसी की जान ली जाए या किसी ऐसे काम की सहमति दी जाए जिसमें मौत का खतरा हो। हाँ, अगर उद्देश्य ही मौत या गंभीर चोट से बचाना हो तो बात अलग है।
इसे एक उदाहरण से समझिए। सोचिए एक पिता है जिसका बच्चा बहुत बीमार है और डॉक्टर एक जरूरी ऑपरेशन की सलाह देते हैं। पिता को पता है कि ऑपरेशन में रिस्क है, लेकिन ये बच्चे के इलाज के लिए जरूरी है, तो वो सहमति दे देता है। यहाँ पिता का काम सद्भावनापूर्वक और बच्चे के फायदे के लिए है, इसलिए ये कोई अपराध नहीं है। अच्छा, एक सवाल, क्या हर हाँ का मतलब वाकई में हाँ होता है कानून की नज़र में? जी नहीं। धारा 28 हमें यही बताती है कि कौन सी सहमति को सहमति माना ही नहीं जाएगा। अगर कोई हाँ डर में, धमकी में या किसी गलत फहमी में कही गई हो, तो कानून की नज़र में वो अमान्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कानून कब कहता है कि आपकी हाँ मानी नहीं जाएगी। पहली सिचुएशन है जब सहमति किसी चोट के डर से दी जाए। दूसरा केस है जब किसी फैक्ट को लेकर कोई भ्रम या गलतफहमी हो। तीसरा, जब कोई इतना नशे में हो कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस बात के लिए हाँ कह रहा है। और चौथा, जब सहमति देने वाला 12 साल से कम उम्र का बच्चा हो। इसका तो एक बड़ा ही क्लासिक सा उदाहरण है। सोचिए, कोई डाकू किसी के सिर पर बंदूक रख दे और कहे अपना पर्स निकाल। अब वो बेचारा डर के मारे पर्स दे देता है, तो क्या ये सहमति हुई? अरे भाई बिल्कुल नहीं, ये तो डर में ली गई सहमति है और इसलिए ये पूरी तरह से अमान्य है। डाकू अपराध का दोषी है। अब सहमति को लेकर एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या कोई अपनी सहमति देकर किसी दूसरे को अपराध करने का लाइसेंस दे सकता है? इसका जवाब देती है धारा 29, और जवाब है एक बड़ा सा नहीं। कानून कहता है कि कुछ काम अपने आप में ही अपराध होते हैं और ऐसे मामलों में पीड़ित की सहमति कोई मायने नहीं रखती। इसका सबसे साफ उदाहरण है गर्भपात यानी मिसकैरेज का केस। अगर किसी महिला का गर्भपात उसकी जान बचाने के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है, तो ये एक अपराध है। यहाँ तक कि अगर महिला खुद भी सहमत हो तो भी ये अपराध ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कानून की नज़र में ये काम अपने आप में ही एक अलग स्वतंत्र अपराध है। तो ये तो होगी सहमति की बातें। अब हम एक दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, धारा 30 और 31। ये उन सिचुएशंस के बारे में है जहां कोई काम किसी दूसरे के फायदे के लिए किया जाता है, खासकर तब जब उसकी सहमति लेना मुमकिन ही ना हो। कह सकते हैं कि ये धाराएं अक्सर इमरजेंसी सिचुएशन से डील करती हैं। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई बेहोश पड़ा है, उसे तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है। तो क्या आप रुककर उसके होश में आने का और हाँ कहने का इंतजार करेंगे? नहीं ना। बस यही बात कहती है धारा 30। अगर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए अच्छी नीयत से कोई काम किया जाता है और उस व्यक्ति से सहमति लेना असंभव है, तो वो काम अपराध नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये अपवाद भी कुछ बहुत जरूरी शर्तों के साथ आता है। पहली बात, व्यक्ति सहमति देने की हालत में न हो। दूसरी बात, उसका कोई गार्जियन भी आसपास न हो जिससे फटाफट सहमति ली जा सके। तीसरी, काम अच्छी नीयत से और उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया हो। और चौथी, जान लेने का कोई इरादा न हो। जैसे वही रोड एक्सीडेंट वाला केस। एक आदमी बेहोश है, पास में खड़े एक डॉक्टर को लगता है कि अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो ये नहीं बचेगा, तो वो डॉक्टर इंतजार नहीं करेगा, वो तुरंत एक्शन लेगा, उसकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन करेगा और कानून उसे प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि उसका इरादा जान बचाना था। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, धारा 31। क्या सिर्फ कुछ बोल देना, कोई बात बता देना भी अपराध हो सकता है? ये धारा इसी से जुड़ी है। ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए अच्छी नीयत से कोई सूचना दी जाती है, तो सूचना से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बताने वाला जिम्मेदार नहीं होगा। सोचिए, एक डॉक्टर है, वो बड़े ही सद्भाव से अपने मरीज को बताता है कि देखिए आपकी बीमारी लाइलाज है। ये सुनते ही मरीज को इतना गहरा शॉक लगता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब क्या डॉक्टर दोषी है? नहीं। कानून की नज़र में डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने ये जानकारी मरीज के भले के लिए दी थी ताकि वो अपनी आगे की तैयारी कर सके। चलिए अब हम इस भाग के अपने आखिरी 2 अपवादों की तरफ बढ़ते हैं, धारा 32 और 33। एक है मजबूरी में किया गया काम और दूसरा है छोटी मोटी बातों से जुड़ा कानून। धारा 32 उस सिचुएशन की बात करता है जब कोई, कह सकते हैं, मरता क्या ना करता वाली हालत में हो। कानून भी समझता है कि अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है, इसलिए अगर किसी को जान से मार देने की धमकी देकर कोई अपराध करने पर मजबूर किया जाता है तो उस काम को अपराध नहीं माना जाएगा। पर
इस बचाव की एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी लिमिट है। ये हर अपराध पर लागू नहीं होता। आप अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे बेगुनाह की जान नहीं ले सकते, सीधा हिसाब है। हत्या और राज्य के खिलाफ ऐसे अपराध जिनकी सजा मौत है, उन मामलों में ये डिफेंस काम नहीं करेगा। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। कुछ डाकू एक लोहार को पकड़ लेते हैं, उसकी कनपटी पर बंदूक रखते हैं और कहते हैं, ये तिजोरी तोड़, नहीं तो अभी तुझे यहीं खत्म कर देंगे। अब वो लोहार बेचारा क्या करेगा? वो तिजोरी तोड़ देता है। तो क्या उसने अपराध किया? नहीं, क्योंकि ये काम उसने अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में किया था। और अब आ गए हम आखिरी सेक्शन पर, धारा 33। एक लैटिन कहावत है, डी मिनिमस नॉन क्यूराट लेक्स। इसका सीधा सा मतलब है, कानून छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ता। अगर किसी काम से इतनी मामूली सी हानि होती है जिसे कोई भी आम समझ का आदमी शिकायत करने लायक भी ना समझे, तो वो अपराध नहीं है। जैसे आप भीड़ में चल रहे हैं, किसी का हाथ आपसे टकरा गया, या बारिश हो रही है, किसी के छाते से एक बूंद पानी आपके ऊपर आ गया। अब क्या आप इसके लिए एफआईआर लिखवाने जाएंगे? नहीं ना। बस यही है धारा 33। कानून ऐसी छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देता है। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं उन सभी पॉइंट्स का जो यूपीएससी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला की पॉइंट, उम्र है 18 साल। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। धारा 25 के तहत वैध सहमति देने की न्यूनतम उम्र 18 साल है। धारा 27 में बच्चों के मामले में गार्जियन की सहमति जरूरी है। फिर धारा 28 ने हमें बताया कि डर या धोखे से ली गई सहमति होती ही नहीं। धारा 29 ने ये साफ किया कि कुछ अपराधों में सहमति कोई बचाव नहीं दे सकती। इसके बाद हमने इमरजेंसी की बात की। धारा 30 में बिना सहमति के जान बचाना और धारा 31 में अच्छी नीयत से दी गई सूचना, दोनों ही अपराध नहीं है। और आखिर में धारा 32 में मजबूरी में किया गया काम और धारा 33 में छोटी मोटी हानि, दोनों को ही कानून अपराध नहीं मानता। बीएनएस की हमारी सीरीज में आज हम एक ऐसे अधिकार की बात करेंगे जो हर नागरिक के लिए जानना बहुत जरूरी है। यह है आत्मरक्षा का अधिकार, जिसे कानून की भाषा में कहते हैं निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में धारा 34 से लेकर 44 तक इसी अधिकार के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं कि कानून हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए कितनी और कैसी शक्ति देता है। तो शुरुआत करते हैं धारा 34 से। ये समझिए कि ये इस पूरे अधिकार की नींव है, इसका बेस है। ये बहुत सीधी सी बात कहती है कि अगर आपने कोई काम अपनी रक्षा में किया है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए। कानून खुद मानता है कि अपनी सुरक्षा करना आपका एक मौलिक अधिकार है। पर हाँ, एक बात याद रखनी है, ये एक कानूनी बचाव, लीगल जस्टिफिकेशन है, बदला लेने का लाइसेंस बिल्कुल नहीं। चलिए इसे एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क पर ख अचानक से हमला कर देता है। अब क क्या करेगा? वो तुरंत अपने बचाव में ख को जोर से धकेलता है। इस धक्के से ख गिर जाता है और उसे थोड़ी चोट लग जाती है। तो सवाल ये है कि क्या क ने कोई अपराध किया? धारा 34 कहती है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ये काम आत्मरक्षा के लिए था। यही इस कानून का मूल सिद्धांत है। अच्छा, ये तो हुई अपनी रक्षा की बात, पर क्या ये अधिकार सिर्फ हम तक ही सीमित है? धारा 35 इसका जवाब देती है और इस अधिकार का दायरा बहुत बड़ा कर देती है। ये कहती है कि आप न सिर्फ अपनी जान और अपने माल की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि किसी और व्यक्ति की जान और माल की भी रक्षा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोविजन है जो हमें एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण सोचिए। आप सड़क से जा रहे हैं और देखते हैं कि एक लुटेरा किसी महिला का पर्स छीनने की कोशिश कर रहा है। आप हिम्मत दिखाते हैं, आगे बढ़कर लुटेरे को रोकते हैं और उस महिला की मदद करते हैं। यहाँ आपने जो भी बल का इस्तेमाल किया वो पूरी तरह से कानूनी है। धारा 35 आपको यह अधिकार देती है, भले ही आप उस महिला को जानते तक न हो। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या होगा अगर आप पर हमला करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो या कोई बच्चा हो जिसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है? क्या तब भी आपको आत्मरक्षा का अधिकार मिलेगा? तो धारा 36 इसका जवाब हाँ में देती है। आपका बचाव का अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमलावर कौन है या उसकी दिमागी हालत कैसी है। सीधी सी बात है, खतरा तो खतरा है। कानून का एक क्लासिक उदाहरण इसे और भी साफ कर देता है। मान लीजिए Z को कोई गलत फहमी हो जाती है और वो A को चोर समझकर उस पर हमला कर देता है।
हो सकता है बाद में अदालत जेड को उसकी गलतफहमी की वजह से माफ कर दे, लेकिन हमले के उस मोमेंट में ए के पास अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार था, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी दूसरे हमलावर के खिलाफ होता है। तो हमने देखा कि ये अधिकार कितना व्यापक है, अपनी रक्षा, दूसरों की रक्षा, संपत्ति की रक्षा। लेकिन क्या ये अधिकार असीमित है? क्या आत्मरक्षा के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून हर अधिकार की एक सीमा तय करता है और धारा 37 हमें वही सीमाएं बताती हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी स्थितियां हैं जहां ये अधिकार लागू नहीं होता। ये 3 सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। पहली, अगर कोई सरकारी कर्मचारी जैसे पुलिस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है तो आप उसके खिलाफ इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी, अगर खतरे से बचने के लिए आपके पास पुलिस या अधिकारियों को बुलाने का पूरा मौका और समय है तो आपको मदद लेनी चाहिए, ना कि कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, आपका बल प्रयोग जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, मतलब थप्पड़ के बदले गोली नहीं चला सकते। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब बात शरीर की रक्षा की आती है तो कानून हमें कितनी छूट देता है। ये हिस्सा सबसे गंभीर परिस्थितियों से जुड़ा है। धारा 38 उन बहुत ही गंभीर सिचुएशंस के बारे में बताती है जहां शरीर की रक्षा में हमलावर की जान लेना भी सही माना जाता है। कानून ऐसी 7 स्थितियां बताता है। पहला, ऐसा हमला जिससे मौत का वाजिब डर हो। दूसरा, ऐसा हमला जिससे ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट लगने का डर हो। तीसरा, बलात्कार के इरादे से किया गया हमला। चौथा, अप्राकृतिक वासना यानी अननेचुरल लस्ट के इरादे से किया गया हमला। पांचवां, अपहरण के इरादे से हमला। छठा, किसी को ऐसी जगह गलत तरीके से बंद कर देना जहां से सरकारी मदद न मिल सके। और सातवां, एसिड फेंकने या उसकी कोशिश करने पर। उदाहरण के लिए, अगर किसी पर किसी जानलेवा हथियार से हमला होता है और उसे अपनी जान जाने का पक्का डर है, तो वो हमलावर को रोकने के लिए उतना बल इस्तेमाल कर सकता है जितना जरूरी हो, भले ही इसमें हमलावर की मौत ही क्यों ना हो जाए। ये कानून की तरफ से दी गई एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। अच्छा, अगर खतरा धारा 338 वाली 7 गंभीर कैटेगरी में नहीं आता तो क्या होगा? तब धारा 39 काम आती है। ये कहती है कि ऐसी स्थिति में आप हमलावर की जान तो नहीं ले सकते, लेकिन खुद को बचाने के लिए कोई भी दूसरा जरूरी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका एक बहुत ही सरल सा उदाहरण है। मान लीजिए कोई किसी को बस एक थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, तो सामने वाला उसे धक्का देकर खुद को बचा सकता है, लेकिन वो इस मामूली हमले के जवाब में हमलावर की जान नहीं ले सकता। यहाँ पर वही प्रोपोर्शनल फोर्स वाली बात फिर से लागू होती है। ये भी एक जरूरी सवाल है कि ये अधिकार कब शुरू होता है और कब खत्म। धारा 40 इसे स्पष्ट करती है। ये अधिकार तभी शुरू होता है जब हमले का वास्तविक खतरा महसूस हो, और ये तब तक बना रहता है जब तक वो खतरा मौजूद है। जैसे ही हमलावर भाग जाए या खतरा टल जाए, आत्मरक्षा का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। शरीर की रक्षा को समझने के बाद अब हम अपने अगले भाग पर आते हैं, जो है संपत्ति की रक्षा। इसके लिए कानून में क्या नियम है, चलिए देखते हैं। धारा 41 उन गंभीर अपराधों की लिस्ट देती है जहां संपत्ति की रक्षा में हमलावर की जान लेना भी जायज है। ये 4 स्थितियां हैं। पहला, रॉबरी यानी लूट। दूसरा, रात के समय घर में सेंधमारी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तीसरा, किसी के घर या रहने की जगह में आग लगा देना। और चौथा, ऐसी चोरी या घर में घुसपैठ जिससे अपनी जान का या गंभीर चोट का डर पैदा हो जाए। जैसे कि अगर किसी को पता चले कि कोई रात में उसके घर में घुस रहा है, तो उसे रोकने के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार है, यहाँ तक कि जानलेवा बल का भी, क्योंकि इस तरह के अपराध में एक छिपा हुआ खतरा हमेशा होता है। कानून मानता है कि रात में घर में घुसने वाले का इरादा खतरनाक ही होगा। और अगर प्रॉपर्टी को लेकर अपराध धारा 41 जितना गंभीर न हो तो तब धारा 42 लागू होती है। ये कहती है कि चोरी, शरारत या क्रिमिनल ट्रेसपैस जैसे मामलों में, जो कि धारा 41 की लिस्ट में नहीं आते, आप बचाव में जान नहीं ले सकते, लेकिन मृत्यु के अलावा कोई भी और जरूरी नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रॉपर्टी की रक्षा का अधिकार कब शुरू और कब खत्म होता है? धारा 43 के अनुसार ये हर अपराध के लिए अलग है। चोरी के मामले में ये तब तक है जब तक चोर सामान लेकर पहुंच से बाहर ना हो जाए। लूट के मामले में जब तक जान का खतरा बना रहे। और आपराधिक अत्याचार या सेंधमारी में जब तक अपराधी संपत्ति पर मौजूद है। चलिए अब हम इस अध्याय के अंतिम और एक बहुत ही विशेष प्रावधान पर आते हैं।
यह एक ऐसी स्थिति के बारे में है जो बहुत कम होती है लेकिन कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि अगर किसी पर जानलेवा हमला हो रहा हो और वो अपनी रक्षा किसी बेगुनाह इंसान को जोखिम में डाले बिना नहीं कर सकता, तो कानून उसे वो जोखिम उठाने की इजाजत देता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि भीड़ में किसी हमलावर द्वारा एक व्यक्ति पर गोली चलाई जा रही है। ऐसी हालत में वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग कर सकता है, भले ही इस बात का जोखिम हो कि कोई आसपास खड़ा बेगुनाह इंसान गलती से घायल हो सकता है। यहाँ कानून व्यक्ति के जीवन के अधिकार को सबसे ऊपर रखता है। ठीक है, हमने सभी धाराओं को विस्तार से देख लिया है। अब परीक्षा के नजरिए से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये यूपीएससी परीक्षा के लिए आपके की पॉइंट्स हैं। पहला, अपनी और दूसरों की शरीर और संपत्ति दोनों की रक्षा की जा सकती है। दूसरा, ये अधिकार बच्चों या मानसिक रूप से बीमार हमलावरों के खिलाफ भी मिलता है। तीसरा, धारा 37 हमें याद दिलाती है, अगर मदद बुलाने का टाइम हो या जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल हुआ तो ये अधिकार खत्म। चौथा, धारा 38 के तहत शरीर की रक्षा में जान लेना सिर्फ 7 गंभीर मामलों में ही जायज है। पांचवां, धारा 40 कहती है कि अधिकार खतरे के डर से शुरू होता है और डर खत्म होने पर खत्म। और छठा, धारा 41 के अनुसार संपत्ति की रक्षा में मृत्यु करना सिर्फ लूट या रात में घर में घुसने जैसे गंभीर मामलों में ही जायज है। और कुछ आखिरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार एक बचाव है, सजा देने का लाइसेंस नहीं। इस्तेमाल किया गया बल हमेशा खतरे के आनुपातिक होना चाहिए। खतरे का डर वाजिब होना चाहिए, सिर्फ वहम नहीं। याद रखें, संपत्ति की रक्षा के नियम शरीर की रक्षा के नियमों से ज्यादा सख्त हैं, और जैसे ही खतरा खत्म होता है या पुलिस की मदद मिल सकती है, ये अधिकार भी खत्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमने बीएनएस के अध्याय 3 सामान्य अपवाद की थ्योरी सेक्शन को विस्तार से समझा। अब हम प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है कि एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कानून के अनुरूप आदेश पर एक हिंसक भीड़ पर गोली चलाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सैनिक का यह कार्य क्या माना जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई अपराध नहीं, क्योंकि वह कानून द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 के अनुसार कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करने के लिए कानून द्वारा बाध्य हो। अगला क्वेश्चन है कि का देखता है कि खा एक ऐसा कार्य कर रहा है जो का को हत्या प्रतीत होता है। का सद्भावनापूर्वक अपनी समझ का प्रयोग करते हुए खा को पकड़ लेता है ताकि उसे अधिकारियों के सामने पेश किया जा सके। बाद में पता चलता है कि खा आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। बीएनएस 2023 के अनुसार का ने कौन सा अपराध किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह तथ्य की भूल के कारण स्वयं को कानून द्वारा ऐसा करने के लिए न्यायोचित मानता था। व्याख्या देखेंगे। धारा 17 के अनुसार कोई कार्य अपराध नहीं है यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो तथ्य की भूल के कारण सद्भावनापूर्वक यह मानता है कि वह ऐसा करने के लिए कानून द्वारा न्यायोचित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और अचानक कुल्हाड़ी का सिरा निकलकर पास खड़े एक व्यक्ति को लग जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि कुल्हाड़ी से काम करने वाले व्यक्ति ने उचित सावधानी बरती थी तो यह कार्य क्या माना जाएगा? तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, एक दुर्घटना, और इसलिए कोई अपराध नहीं। व्याख्या देखेंगे। धारा 18 के अनुसार यदि कोई कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्य से बिना किसी आपराधिक इरादे या ज्ञान के और उचित सावधानी के साथ किया जाता है तो वह अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन। एक बड़ी आग में एक व्यक्ति आग को फैलने से रोकने के लिए सद्भावनापूर्वक कुछ घरों को गिरा देता है ताकि मानव जीवन और संपत्ति को बचाया जा सके। इस कार्य को भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत क्या माना जाएगा यदि यह पाया जाता है कि रोकी जाने वाली हानि आसन और गंभीर थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई अपराध नहीं, क्योंकि यह बड़ी हानि को रोकने के उद्देश्य से की गई छोटी हानि थी। व्याख्या देखेंगे। धारा 19 आवश्यकता का सिद्धांत के अनुसार यदि कोई कार्य बिना किसी आपराधिक इरादे के सद्भावनापूर्वक किसी अन्य बड़ी हानि को रोकने के लिए किया जाता है तो वह अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक 6 साल का बच्चा एक महंगा खिलौना चुरा लेता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार
क्या बच्चे ने कोई अपराध किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नहीं, क्योंकि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता, ऐसा हमारा कानून मानता है। व्याख्या देखेंगे, धारा 20 स्पष्ट रूप से कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। इसे डोली इनकैपेक्स का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक 10 वर्षीय बच्चा जो अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझने के लिए अपरिपक्व है, एक पत्थर फेंकता है जिससे किसी को चोट लग जाती है। इस स्थिति में बच्चे का दायित्व क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह दोषी नहीं है क्योंकि वह अपने आचरण की प्रकृति को समझने में अक्षम है। सही व्याख्या देखेंगे, धारा 21 के अनुसार 7 से 12 वर्ष की आयु का बच्चा दोषी नहीं होता यदि उसने अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त नहीं की है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो चित्त विकृति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण अपने कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, किसी पर हमला कर देता है। भारतीय न्याय संहिता के तहत यह कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोई अपराध नहीं, क्योंकि वह अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है। व्याख्या देखेंगे, धारा 22 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चित्त विकृति मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी कि पागल व्यक्ति के कारण कार्य की प्रकृति या यह जानने में असमर्थ है कि वह जो कर रहा है वह गलत है, तो उसका कार्य अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई नशीला पदार्थ दिया जाता है और उस नशे की हालत में वह कोई ऐसा अपराध करता है जिसकी प्रकृति वह समझने में असमर्थ है, तो उसका कार्य क्या माना जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई अपराध नहीं, क्योंकि नशा अनैच्छिक था। व्याख्या देखेंगे, धारा 23 के अनुसार यदि नशा किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी के बिना या इच्छा के विरुद्ध दिया गया है और वह कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है, तो वह पूर्ण बचाव करता है, मतलब जो किया गया कार्य है वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति स्वेच्छा से शराब पीता है और नशे की हालत में एक ऐसा अपराध करता है जिसके लिए एक विशेष ज्ञान और इरादे की आवश्यकता होती है, उसके आपराधिक दायित्व का निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे ऐसा माना जाएगा जैसे उसे वही ज्ञान था जो उसे बिना नशे के होता है। व्याख्या देखेंगे, धारा 24 के अनुसार स्वैच्छिक नशे की स्थिति में व्यक्ति को उसी ज्ञान के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है जो उसके पास शांत अवस्था में यानी कि बिना नशे के होता है। अगला क्वेश्चन, 2 वयस्क 18 वर्ष से अधिक आयु के आपसी सहमति से एक खतरनाक खेल खेलते हैं, यह जानते हुए कि इसमें चोट लगने का खतरा है, लेकिन किसी की मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी एक को साधारण चोट लगती है तो क्या दूसरा व्यक्ति कोई अपराध किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं, क्योंकि यह कार्य सहमति से किया गया था। व्याख्या देखेंगे, धारा 25 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या गंभीर चोट का इरादा ना हो अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिभावक अपने 10 वर्षीय बच्चे के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक एक सर्जरी के लिए सहमति देता है, यह जानते हुए कि बच्चे की मृत्यु का खतरा है, लेकिन इरादा बच्चे की जान बचाना है। ऑपरेशन होता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो क्या डॉक्टर इसके लिए दोषी है? तो इसका सही आंसर होगा नहीं, क्योंकि कार्य बच्चे के लाभ के लिए और सद्भावनापूर्वक पूर्ण सावधानी से किया गया है। व्याख्या, धारा 27 के अनुसार एक बच्चे के लाभ के लिए अभिभावक की सहमति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य कुछ शर्तों के अधीन अपराध नहीं है, भले ही उसमें जोखिम हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में दी गई सहमति भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत वैध सहमति नहीं मानी जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जब सहमति चोट के डर से या तथ्य की गलत धारणा के कारण दी गई हो। व्याख्या देखेंगे, धारा 28 स्पष्ट रूप से बताती है कि भय या गलत धारणा के तहत दी गई सहमति वैध नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक महिला के जीवन को बचाने के सद्भावनापूर्ण उद्देश्य के अलावा गर्भपात कराना एक स्वतंत्र अपराध है। यदि एक महिला इस कार्य के लिए अपनी सहमति देती है तो क्या सहमति इसे वैध बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं, क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है जो पहुंचने वाली हानि से स्वतंत्र रूप से एक अपराध है, मतलब स्वतंत्र अपराध है।
व्याख्या देखेंगे। धारा 29 के अनुसार सहमति का बचाव उन कार्यों पर लागू नहीं होता जो कि किसी व्यक्ति को होने वाली हानि के लिए एक स्वतंत्र रूप से अपराध है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जेड एक दुर्घटना के कारण बेहोश हो जाता है और उसे तत्काल सर्जरी की आवश्यकता होती है। जेड सहमति देने में असमर्थ है और उसका कोई अभिभावक भी उपलब्ध नहीं है। एक सर्जन ए सद्भावनापूर्वक जेड के लाभ के लिए ऑपरेशन करता है। क्या ए ने कोई अपराध किया है? मतलब जो सर्जन है उसने कोई अपराध किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नहीं, क्योंकि यह कार्य सद्भावनापूर्वक लाभ के लिए ऐसी परिस्थितियों में किया गया था जहां सहमति प्राप्त करना संभव नहीं था, मतलब असंभव था। व्याख्या धारा 30 उन स्थितियों के लिए एक अपवाद प्रदान करती है जहां किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना में कार्य करना आवश्यक है और सहमति प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्जन सद्भावनापूर्वक एक मरीज को बताता है कि उसकी बीमारी लाइलाज है और वह जीवित नहीं रह सकता, मतलब उसको शौक लगता है और वो मर जाता है, तो इस सदमे से मरीज की मृत्यु हो जाती है। क्या सर्जन ने कोई अपराध किया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नहीं, क्योंकि संचार सद्भावना में और रोगी के लाभ के लिए किया गया था। धारा 31 के अनुसार किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना में किया गया कोई भी संचार उससे होने वाली किसी भी हानि के कारण अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन है डाकुओं का एक गिरोह एक लोहार को पकड़ लेता है और उसे तत्काल मृत्यु की धमकी देकर एक घर का दरवाजा तोड़ने के लिए मजबूर करता है ताकि वे लूटपाट कर सकें। लोहार के इस कार्य को क्या माना जाएगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसे धमकियों द्वारा मजबूर किया गया था। धारा 32 के अनुसार हत्या और राज्य के खिलाफ कुछ अपराधों को छोड़कर कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो ऐसी धमकियों से मजबूर होकर किया जाता है जिसमें तत्काल मृत्यु की आशंका हो। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई कार्य ऐसा मामूली हानि के कारण बनता है कि सामान्य समझ और स्वभाव का कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा तो उस कार्य को क्या माना जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई अपराध नहीं। धारा 33 के अनुसार इतनी मामूली हानि का कारण बनने वाला कोई अपराध नहीं है जिसकी शिकायत सामान्य समझ का व्यक्ति नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी रक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कि जब किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावनापूर्वक किए गए कार्य के खिलाफ बचाव किया जाता है जिससे मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका ना हो। धारा 37 निजी रक्षा के अधिकार पर सीमाएं लगाती है जिसमें लोक सेवक के द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए किया गया कार्य भी शामिल है। अगला प्रश्न है कि किस स्थिति में शरीर की निजी रक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है? तो इसका सही आंसर है जब हमलावर बलात्कार करने के इरादे से किया गया, जब हमला बलात्कार करने के इरादे से किया गया हो, ऑप्शन डी। धारा 38 में विशेष रूप से ऐसे हमले का उल्लेख है जिसके खिलाफ निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है, और धारा 38 में बताया गया है कि ऐसी कुल 7 स्थितियां होती हैं जब हम मृत्यु कारित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अपराध के खिलाफ संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गृह भेदन। धारा 41 के अनुसार रात में गृह भेदन एक ऐसी गंभीर अपराध है जिसके खिलाफ संपत्ति की निजी रक्षा में मृत्यु कारित कर सकते हैं। धारा 41 ऐसी 4 स्थितियां बताती है जिसमें हम संपत्ति के खिलाफ अपराधों में भी मृत्यु कारित कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक भीड़ द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है, एक व्यक्ति पर एक भीड़ द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है, वह अपने बचाव में भीड़ पर गोली चलाए बिना प्रभावी ढंग से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन गोली चलने में भीड़ में मौजूद निर्दोष बच्चों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम है। यदि वह गोली चलाता है और किसी बच्चे को नुकसान पहुंचता है तो क्या उसने कोई अपराध किया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका निजी रक्षा का अधिकार उस जोखिम को चलाने तक विस्तारित होता है। धारा 44 के अनुसार यदि किसी घातक हमले के खिलाफ निजी रक्षा का प्रयोग करते समय किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचने का जोखिम हो तो रक्षा का अधिकार उस जोखिम को उठाने तक विस्तारित होता है। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूपीएसआई वाले कैंडिडेट को जरूर शेयर करें।